नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर चुनावी सभा में अब की बार 400 पार का नारा लगवा रहे हैं। वे इंडिया गठबंधन पर निशाने साध रहे हैं। कह रहे हैं कि ना इंडिया गठबंधन की नीति है, ना नीयत है, ना कोई उनका विजन है। वे आपसी द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। वे बहुत अपने जो उनके गठजोड़ हैं, अलायंस हैं, उनसे तालमेल तक नहीं बैठा पा रहे हैं। आरोप तमाम लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने खुद के घर में नहीं झांक रहे हैं। चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और जो देश में वो राज्य जो इस चुनाव में बहुत महती भूमिका निभाने वाले हैं, जहां से 400 पार या जो नतीजे निकल कर आने वाले हैं कि 272 तक भी एनडीए पहुंच पाएगी अथवा नहीं, उन राज्यों में कई तरह के पेच फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, वहां अभी भी कई दलों से जो सीटों का बंटवारा होना है वो नहीं हो रहा है और छोटे छोटे दलों को तोड़ने का सिलसिला चल रहा है। आज ही राज ठाकरे को तोड़कर लाया गया है कि जो मराठी वोटर हैं उन्हें कैसे साधा जाए। बिहार में इसी तरीके के कुछ कोशिशें हो रही हैं, वहां भी बात पूरी तरह से बनती नजर नहीं आ रही है। तो जो हालात है वो इस समय एनडीए और उनके जो मुखिया हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल भरे हैं। क्या स्थितियां पैदा हो रही हैं, हम इन्हीं सब विषयों पर बातचीत जानने के लिए चलते हैं प्रोफेसर अभय दुबे जी के पास। वो हमारे जो नियमित कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ स्थितियां पैदा हो रही हैं उसका विश्लेषण वे निरंतर करते हैं। तो हम चलते हैं अभय दुबे सर के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो हालात हैं ये एनडीए के लिए कितनी मुश्किलों भरे हैं और आगे इसके रिपरकेशंस और क्या कुछ होने वाले हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नियमित कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी भले ही 400 पार की ताल लगातार ठोक रहे हैं, 370 अकेले बीजेपी या उसके पार की बात भी वे कर रहे हैं, लेकिन जो पेच है बहुत सारा अभी राज्यों में पेच फंसे पड़े हैं। अब महाराष्ट्र में एक नया पेच सामने आया राज ठाकरे को अपने साथ मिलाने को लेकर। इसे कैसे देखते हैं, क्या कुछ इसके नुकसान या क्या इससे हासिल हो पाएगा? आपकी टिप्पणी अभय सर। देखिए, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ या एनडीए का पेच तो फंसा हुआ है ही। हम लोगों को देखना चाहिए कि जो 4 या 5 स्विंग स्टेट हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्विंग कर सकते हैं, ऐसे स्विंग स्टेटों में सभी जगह एनडीए का पेच फंसा हुआ है। जी। कर्नाटक में एनडीए का पेच फंसा हुआ है, महाराष्ट्र में एनडीए का पेच फंसा हुआ है, बिहार में एनडीए का पेच फंसा हुआ है। उड़ीसा में अभी तक उनका कोई समझौता नहीं हो पाया है उड़ीसा में। तो इन सभी जगहों पर उनको एनडीए को समझौता करने में मुश्किलें आ रही हैं और उसका कारण ये है कि एनडीए के अंदर जो बेचैनी है कि किसी भी तरीके से जहां जो हमने 2019 में सीटें जीती थी वो सीटें कहीं कम ना हो जाएं, उस चक्कर में उन्हें किसी भी हद तक जाकर तिकड़मों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उन्होंने क्षेत्रों में पार्टियां तोड़ी हैं, विपक्षी गठबंधन से नेताओं को छीना है, गठबंधन में जो नेता जाना चाहते थे उनको जाने से रोका है। अब उस प्रक्रिया में वो अपनी ही बनाई हुई गांठों में बंध गए हैं, अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंस गए हैं। अब चलिए उसका सिलसिला हम महाराष्ट्र से ही शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने चूंकि वो उद्धव ठाकरे ने जब से एनडीए छोड़ा है उस वक्त से अब तक जो नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो पटरी से उतरी वो अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद पटरी पर नहीं आ पाई है। उन्होंने इसको लाने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए और शरद पवार की एनसीपी के भी 2 टुकड़े कर दिए और उन दोनों को तोड़कर उन्होंने एक सरकार अपनी बना ली। इतना तक सैक्रिफाइस किया कि अपना जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार था देवेंद्र फडणवीस, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया। बावजूद इसके कि ना उन्हें ये पता था एकनाथ शिंदे के पास कितने वोटर हैं, ना उन्हें ये पता था कि अजित पवार के पास कितने वोटर हैं, क्योंकि इन दोनों हिस्सों ने तो पिछली बार चुनाव लड़ा ही नहीं था। ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं था जिसके जरिए पता लग सके कि इन दोनों के पास लोकसभा चुनाव के लिए कितने वोटर हैं। अब जब सीटों के बंटवारे का सवाल आया तब फिर समस्या ये आई कि ये इन पार्टियों को कितनी सीटें दी जाएं। उन्होंने चुनाव आयोग की मदद से और
राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी मदद से इन दोनों पार्टियों को असली पार्टी तो घोषित करा दिया, लेकिन असली पार्टी के तौर पे जब उन्होंने दावा करना शुरू किया, तब इनकी समझ में आया कि हम क्या करें। वहां पे अमित शाह गए महाराष्ट्र, और वहां जाकर उन्होंने इन सब लोगों की क्लास ली, और अपनी खास शैली में, जो कि धौंस पट्टी वाली शैली होती है, उसमें उन्होंने इनको समझाया कि आपको कम से कम सीटें लड़नी है। सबसे कहा है, रोहित पवार से कहा गया हम आपको 2 या 3 सीटें देंगे बस केवल, और उन्होंने एक नाथ शिंदे से कहा कि तुम 8-9 सीटों से ज्यादा की उम्मीद बिल्कुल मत करो, और बाकी सारी सीटों पे हम लड़ेंगे, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी ही ज्यादातर सीटें निकाल सकती है, और हमें पिछला वाला नतीजा पूरा निकालना है और उससे भी आगे बढ़ना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। ये अपने वो धौंस पट्टी दे के वहां से चले आए, ये मान के कि इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, इन लोगों को एनडीए में ही रहना है, ये एनडीए छोड़ के नहीं जा सकते, तो अंततः हमारी बात ये मान जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है राजनीति में। जी। जो कमजोर पार्टियां भी जो है खूब जम के सौदेबाजी करती हैं, वो अपनी क्षमता से अधिक सीटों की डिमांड करती हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी गर्ज है। अगर उनकी अपनी गर्ज नहीं होती तो इन पार्टियों को वो तोड़ते क्यों? नतीजा ये हुआ कि वहां पर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया जी। और सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की ये भी समझ में आया कि जो मराठी वोट है, वो मराठी वोट केवल एकनाथ शिंदे के दम पर उसको नहीं मिल सकता। इसके लिए उन्होंने जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है राज ठाकरे की, उसके ऊपर डोरे डालने शुरू किए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो खाली बैठी हुई थी, उनके पास तो राज ठाकरे के पास तो कोई काम नहीं था। उन्होंने जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई है, तब से लगातार उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। केवल एक बार विधानसभा चुनावों में उनके शायद 9 या 10 या 12 विधायक जीते थे। आज तक उन्होंने कोई भी सांसद नहीं जिता पाया है। धीरे धीरे 2.5% के आसपास वोट था, वो भी अब कम हो गया। वो भी पिछली बार विधानसभा में उनका जो एक केवल एमएलए जीता था, और 1.5% से कुछ ज्यादा उनका केवल जी कम हो गया जी। इस तरीके। अच्छा, अब वो एक आक्रामक भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, और उत्तर भारतीयों को ठोकने, पीटने, गालियां देने, उनके धंधे में विघ्न डालने, इनके लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक अमिताभ बच्चन को भी उन्होंने गरियाया था। सबको मतलब उनका यही काम। और उत्तर भारतीय जो समुदाय है, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी है, उसका बड़ा हिस्सा। हाँ, तो इनका करीब 1.5% वोट रह गया है। लेकिन ये बहुत आक्रामक किस्म के भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की क्या के रणनीतिक मानस में क्या बात आई, उन्होंने इनको अपने साथ मिलाने का लगभग निर्णय ले लिया है। उनको दिल्ली बुला लिया गया है, और दिल्ली में इनकी अमित शाह से बातचीत भी हो गई है। लेकिन जब जो घटक दल हैं, उनके साथ जब बातचीत की जा रही है, तो वो ठीक से इस बात का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें होता ये है कि जब आप इस तरह के तत्वों को अपनी पार्टी में मिलाते हैं, तो पहले से, जैसे एकनाथ शिंदे मराठा वोट शिवसेना के असली शिवसेना है देखा जाए, तो वो चाहते हैं कि उनकी छवि ऐसी बने कि वही भारतीय जो महायुति है उसमें मराठा वोटों को लेके आएंगे। तो ये सब एक पूरी तरह से पूरी रणनीति जो है गड़बड़ा सी गई है। उसमें काफी पेचीदगी हो गई है। अब आप जब राज ठाकरे को लाए हैं, तो 1 या 2 सीटें भी देनी पड़ेंगी। अब सवाल ये है कि वो 2 सीटें किसके खाते से जाएंगी, किसके कोटे से जाएंगी, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी ही बनाई हुई समस्याओं में फंस गई है। बिहार में भी तकरीबन ऐसी ही स्थिति है। अब सर, मैं आप बिहार जाने के पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आपने जो बात कही यहाँ पर, जो जिस तरीके की भाषा राज ठाकरे बोलते रहे, आपने उसमें कहा, तो अब जब यूपी और बिहार में इसके क्या रिपरकेशंस होंगे, उसको भी जिस तरीके से गरियाते आ रहे हैं, तो वहां कहीं इनको नुकसान, ये जो दोधारी तलवार नहीं होगी। एक चीज तो जो आपने कहा, देखिए सीटों के बंटवारे, अभी आ रहा है कि वो देवड़ा वाली सीट शायद वो मांग रहे हैं, उस सीट पर उनकी एक डिमांड है राज ठाकरे की, 2 सीटें जो आप कह रहे हैं 2 मांग रहे हैं। तो एक तो वो सीटों वाली चीज, तो जो बाकी दल है, क्योंकि आपकी 2-3 चीजें बहुत अच्छी आपने जो दर्शकों को हमारे पहुंचाई है कि वहां जितने दल हैं, एक तो आपने कहते हैं ना वो संतरा बता के खटुआ पकड़ा दिया, एक जो कहावत है कि जो लोग आए थे उनको आपने सीटें देने को तैयार नहीं हो, पहले उन पे गरिया रहे हो जो आपका साथ दे रहे थे, फिर आप ऐसे लोगों को ला रहे हो जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो सब कुछ एक जो खिचड़ी टाइप की हो रही है, जो एक पूरा का पूरा, ये कितना नुकसानदेह होगा कि चाहे वो सीटों वाली बात हो या जो दलों में आपसी, इन लोगों में जो आपसी द्वंद है वो, और तीसरा जो
राज्य, चाहे यूपी हो चाहे बिहार, वहां क्या इसकी होगी, फिर हम बिहार पे जाएंगे। यूपी बिहार की स्थिति पे भी आऊंगा। देखिए, इसके पीछे एक तरह का बेचैन मानस है, एक ऐसा मानस जो कि जिसमें स्थिरता का अभाव है जी। और जो हर कीमत पे केवल एक ही बात चाहता है कि पिछली बार का नतीजा किसी तरह दोबारा हासिल कर ले। मान लो पिछली बार के नतीजे से कुछ कम सीटें हो जाती हैं, वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और उसके लिए वो सबको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जो भी अधिकतम जुड़ जाए ताकि कोई भी हम बॉक्स टिक करने से न रह जाएं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं। उनका जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव गड़बड़ा जाएगा और जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी उसका असर होगा। अब ये वहां के गैर भाजपा विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस मसले को उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरीके से उठाते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के, बंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों और बिहार के नागरिकों के साथ जितनी ज्यादती मनसे ने की है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने की है, वो तो उस ज्यादती को भी पार कर रही है जो किसी जमाने में बाल ठाकरे के नेतृत्व में की जाती थी, जब बाल ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट नहीं बने थे और वो केवल मराठी मानुस की बात किया करते थे। अब उसमें जो बंबई में रहने वाले दक्षिण भारतीय हैं, वो भी इन घटक दलों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उस तरह से। उनके लिए भी उलझन की बात है, क्योंकि वो दक्षिण भारतीयों के ऊपर भी इनका हमला था। तो ये जो स्थिति है, वो इन लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का कारण है और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदे की बजाय नुकसान होने का अंदेशा है। बिल्कुल। अब वो बिहार की जो बात करते हैं हम, ये वहां भी ऐसे ही देखते हैं, वहां भी जो कॉकटेल बन रहा है वही ट्रिपल डी का है कि डाइल्यूट, डाइड और तीनों चीजों की जब हम जो कॉकटेल पार्टीज की हम उस शैली में या उस भाषा में बात करें, तो वहां भी जो है ये, वहां ये दिख रहा है कि आप कहीं शराब में बियर मिलाकर पिलाने की बात जैसे संकेत मिलते हैं, वो उसको कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा अब ऐसा? भाई देखिए, शुरू में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और विपक्ष के साथ थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में राजनीति करना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान था। भाई उनके पास बहुत छोटे छोटे दल हुआ करते थे उस वक्त। उनके पास उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, उनके पास जितेंद्र राम मांझी की पार्टी थी, उनके साथ मुकेश सहनी की पार्टी थी, उनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी के दो टुकड़े थे, जिनको अधिकतम 5 या 6 सीट उन्हें देनी थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान बहुत बड़ा खुला हुआ था और उसकी अपनी जो राज्य इकाई थी, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा भी थी कि हम लोग अकेले दम पे चुनाव लड़ें और अकेले दम पर बेहतर नतीजे निकाल के दिखाएं। तो ऐसा लग रहा था कि 40 में से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 8-10 सीटें इन लोगों के अंदर बांट देगी, 10 या 12, और बाकी सारी सीटों पे खुद लड़ेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचाने के लिए और वही जो मन में अंदेशे हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, नीतीश कुमार उधर जुड़े रहेंगे तो महागठबंधन के साथ रहकर वो भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाओं को बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। इस डर में उन्होंने नीतीश कुमार को अपनी ओर छोड़ दिया। नीतीश कुमार भी, उनकी भी परिस्थितियां थी, उन पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। तो वो क्यों आए, वो इधर आ गए। उनके इधर आते ही इनके पास फिर से सीटों का टोटा हो गया जी। ये मानते थे कि नीतीश कुमार को ये कम सीटों में बना लेंगे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, तो उनको 16 सीटें इनको देनी पड़ गई जी। पिछली बार उन्होंने 16 जीती थी, अब वो पूरी 16 पे लड़े थे जी। अब कुछ ना कुछ लोगों से सीटें इन्हें छीननी थी, वरना भाजपा को अपने खाते सीटें देनी पड़ती। तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पहले 3 सीटों का वायदा किया था, 1 सीट दी और जिन पशुपत पारस को लगातार अपने साथ रखा, केंद्र में मंत्री बनाकर रखा, उनको उनकी पूरी तरीके से उपेक्षा कर दी और उनको कोई सीट नहीं दी। आज स्थिति यह है कि पशुपत पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वो एनडीए गठबंधन से बाहर चले गए हैं और वो या तो अकेले चुनाव लड़कर वो कुछ वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे या फिर वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। अभी तक उन्होंने घोषित नहीं किया है कि वो वस्तुतः किधर जाएंगे। लेकिन जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें ये फार्मूला तय हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए और उन्होंने भी अपनी नाराजगी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दी। अब बिहार में भी जो महागठबंधन है वो फंसा हुआ है और मुकेश सहनी जो आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें वो आरजेडी के साथ का ऐलान करने वाले थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर वो चले गए थे और एनडीए में शामिल हो गए थे आकर जी। उनको भी उन्होंने कोई सीट नहीं दी है, तो जाहिर है उनको भी अब तय करना है कि वो खाली हाथ रहकर एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन के पास जाएंगे।
और वहां को सीटें प्राप्त होंगी। महागठबंधन को सुविधा यह है कि चूंकि नीतीश कुमार छोड़ के चले गए हैं तो उनके पास सीटें बहुत हैं। भाई नीतीश कुमार अगर वहां होते तो नीतीश कुमार आधी सीटों के दावेदार होते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब उनके पास सीटें बहुत हैं, तो जी तेजस्वी यादव सबको सीटें दे सकते हैं। जी। वो पशुपत पारस को भी 2-3-4 सीटें दे सकते हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा को भी 3 सीटें दे सकते हैं। वो मुकेश सहनी को भी 1 या 2 सीटें दे सकते हैं। तो अब इस तरीके से बिहार की पूरी बाजी अनिश्चित हो गई है। जी। आप इसीलिए देखिए कि जो महागठबंधन है वो अपनी सीटों का ऐलान इसीलिए नहीं कर रहा है, अपना सीट विभाजन के फार्मूले का ऐलान इसीलिए नहीं कर रहा है, उसे उम्मीद है कि ये तमाम शक्तियां उसके साथ जुड़ेंगी। और चूंकि अब तेजस्वी यादव का फार्मूला माई बाप है, यानी वो मुस्लिम और यादव माई होगा, और बाप के साथ में बहुजन है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, ये सारा मतलब बाप, और स्त्रियां पिछड़ा। हैं, हाँ, जी। पिछड़े हैं, गरीब हैं, आधी पुअर आबादी। है, हाँ पुअर जी हैं, तो वो जी। उनको ऐसे नेता चाहिए जो कि महादलित और अति पिछड़ी जातियों की नुमाइंदगी करते हो। जी अगर पशुपत पारस, मुकेश सहनी या उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग उनके साथ आने के लिए तैयार होते हैं या उधर झुकने के लिए तैयार होते हैं, उनके एनडीए में उन्हें सौदा ठीक नहीं मिल पाता, तो वो अंततः उन्हें कोई ना कोई तो ध्रुव चाहिए, तो वो इधर ध्रुवीकृत होंगे आकर। जी तो फिर इनकी प्लेट सजेगी और उनकी प्लेट बिगड़ेगी। अब एनडीए की प्लेट बिगड़ेगी और इनकी प्लेट शक्तिशाली होगी। तो ये राजनीतिक शक्तियों के पुनर्गठन की, राजनीतिक पॉलिटिकल फोर्सेस के रीअलाइनमेंट की प्रक्रिया बिहार में भी चल रही है, और वो अभी भी महाराष्ट्र में खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो आप जो हम अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, वो समझदार शायद ज्यादा गलतियां करता है, कुछ सोसाइटल सी कुछ कदम हो गए हैं, मुझे लगता है ऐसे भी देख सकते हैं इसको। अब सर देखिए, शुरू से ही जो एनडीए की दावेदारी थी, उस दावेदारी में 2-3 कमजोर कड़ियां थी, और वो कमजोर कड़ियां, एक कमजोर कड़ी थी उसकी पश्चिम बंगाल, जहां पर इनको यकीन नहीं था कि ये ममता बनर्जी से संघर्ष करके पहले वाली 18 सीटें दोबारा निकाल पाएंगे। सर इसके लिए वहां पर वो सीए लाए, ताकि जो मतुआ वोटों की 3 या 4 सीटें हैं, मतुआ वोटों के प्रधान की 4 सीटें हैं, ये आसानी के साथ जीत जाएं। अच्छा, उसमें से 2 सीटें तो पहले से उन्होंने जीती हुई हैं, तो सीए लाने से जो जीती हुई सीटें हैं वही दोबारा उन पर वापसी हो सकती है। डर इसलिए गए थे कि विधान के पंचायत चुनाव में पूरा का पूरा मतुआ वोट फिर से टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गया था, और ये केवल एक ही पंचायत जीत पाए थे, मतलब टीएमसी ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया था। तो वहां भी एक तरह से घबराए हुए थे, तो वहां भी इन्होंने जल्दबाजी में सीए लाए, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ होता हुआ इनको दिख नहीं रहा है सीए लाने से। एक प्रो हिंदू समर्थक लफाजी तो जरूर उससे होती है, क्योंकि पहले ही ये सीए के साथ में जो एनआरसी आना था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप आना था, उसको प्रधानमंत्री भी ऐलान कर चुके हैं, उसको अलग कर दिया है इन्होंने। तो सीए पहले की तरीके से अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए उस तरह से घातक नहीं रह गया है, उसके घातक होने का अंदेशे कम, इसीलिए सीए का इतना विरोध वगैरह भी कहीं नहीं हो रहा है। जी। तो एक तो वो उनके लिए वहां पर दिक्कत थी, वो उनकी कमजोर कड़ी थी, जिसकी मरम्मत करने के लिए वो सीए लाए। कर्नाटक एक कमजोर कड़ी थी, उसकी मरम्मत करने के लिए उन्होंने देवगौड़ा की पार्टी से समझौता कर लिया, जिसका ग्राफ लगातार कई चुनावों में गिर रहा है। अब उसे ना मुसलमान वोट मिलता है, पिछली बार कांग्रेस अच्छे खासे पैमाने पर वो किलेगावी वोट बोल्ड मैसूर में उससे ले गई, वहां भी कोई सीटों का वो नहीं हो पा रहा है। ये उनको कह रहे हैं कि आप 2 सीटें ले लीजिए। कुमार स्वामी का कहना, एचडी कुमार स्वामी कहना है कि 2 सीटें लेने के लिए थोड़ा हमने आपके साथ गठजोड़ किया था, हमें कम से कम 4 या 5 सीटें चाहिए। इतनी सीटों पर हम ताकतवर है, वो तमाम अपना बताते हैं अपनी हिस्ट्री, हमें इस सीट पे यहाँ वोट मिले थे, वहां वोट मिले थे, वहां हमारे इतने कार्यकर्ता हैं, यहाँ हमारे इतने कार्यकर्ता हैं। तो वो कर्नाटक में भी ये पूरी समस्या में फंसा हुआ था। 2 सबसे ज्यादा कमजोर कड़ियां थी उनकी महाराष्ट्र और बिहार, जी, जहां पर हर सर्वे बता रहा था कि इनके खिलाफ जो गठबंधन है, उधर महाविकास अघाड़ी और यहाँ इधर महागठबंधन, वो इनको जम के परास्त करेगा इस बार, और बड़ा नुकसान होगा। तो इन दोनों राज्यों में मिलाकर इनको 25-30 सीटों का नुकसान हो सकता था, इतना नुकसान हो सकता था इनको। तो उसकी मरम्मत करने के लिए पिछले 1.5 साल से जितनी राजनीतिक हिंसा, मतलब दल बदल तोड़ फोड़ वाली जो राजनीतिक हिंसा हो सकती है और तिकड़म, वो इन लोगों ने वहां पर की।
उसके बावजूद भी अभी वो इस विश्वास तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हमने मरम्मत कर ली है और हमारी अब हालत ठीक है वहां। बिल्कुल बिल्कुल। अबे तो बिल्कुल एक बिल्कुल अंतिम सवाल, चूंकि आपने कर्नाटक की बात की, तो वो जो 400 पार के लिए मोदी साहब प्रधानमंत्री जी वहां पूरा जो संघर्ष दिख रहा है, वो पूरा अभी जो भी फोकस है वो साउथ पे ही है। और जो आंध्र प्रदेश में जो टीडीपी के साथ हुआ है जो गठजोड़, क्या आप कैसे देख रहे हैं कि क्या 400 पार में कुछ इधर साउथ में, आपने कर्नाटक तो बता ही दिया है कि अब उतनी उम्मीदें नहीं है जिस तरह का झगड़ा है, ओवरऑल क्या आप एक देखते हैं एज ए विश्लेषक? देखिए, भाजपा के सामने दो विकल्प थे आंध्र प्रदेश में। दोनों ही अच्छा। पार्टियां, तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस, दोनों ही चाहते थे कि उनके भाजपा के साथ में गठजोड़ हो जाए। जी। दोनों ही आकर मिले, जगनमोहन रेड्डी भी आकर मिले और चंद्रबाबू नायडू से भी इनकी बात चल रही थी। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और जगनमोहन रेड्डी कमजोर भी है क्योंकि उनकी बहन जो है टूट गई है उनसे और वो कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई हैं और वो अपने भाई का विरोध कर रही हैं। ये सारी परिस्थितियां देखकर ये तेलुगु देशम के साथ उन्होंने गठजोड़ कर लिया। अच्छा, अब जब सर्वे के आंकड़े आए, तो सर्वे के आंकड़ों से पता चला कि भाजपा और तेलुगु देशम जब दोनों मिल जाते हैं तब इनको 42% वोट आ रहा है जी। लेकिन जगनमोहन रेड्डी को अकेले ही 41% वोट आ रहा है जी। इसका मतलब है उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सर। वो अभी भी उतना ही लोकप्रिय है जितना पिछले चुनाव में लोकप्रिय था। और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होने, ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा में कोई व्यक्ति लोकप्रिय है तो वो लोकसभा पर भी उसका असर पड़ता है, उसकी तरफ वोट जाता है। और क्योंकि आप दोनों को अलग अलग तो कर नहीं पा रहे हैं, दोनों चुनाव को साथ साथ होना है। एक वोटर जाएगा, वो 2 वोट डालेगा। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि अब इनको शायद इस बात पे भी कुछ अफसोस हो रहा होगा कि हमने तेलुगु देशम के साथ समझौता क्यों किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को एक जो पूरा का पूरा हालात है, ताजा जो हालात है उसको समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, जो बतला रहे थे कि कोशिशें तमाम हो रही हैं और जो एक अति चातुरता का प्रयास हुआ है और जो जाल बुना गया था, फिलहाल तो एनडीए अपने खुद के बुने जाल में उलझी नजर आ रही है। और जो चाहे बिहार और महाराष्ट्र, जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, जो स्विंग स्टेट है, जो वहां अभी तो बीजेपी पूरी तरह से फंसी फंसी नजर आ रही है। और जो हालात पैदा हुए हैं, आने वाले दिनों में ये हालात कहीं और मुश्किल भरे ना हो जाएं। और जो 400 पार का एक सपना है, अभी अभय सर ने वहां चाहे वो साउथ के बारे में भी बहुत स्पष्ट तौर पे हमारे दर्शकों को जानकारी, 4PM के दर्शकों को जानकारी दी। तो कुल मिलाकर जो उलझने हैं वो अभी तो सुलझने की स्थिति नहीं बन रही है और मुश्किलें एनडीए की बढ़ती चली रही। अभी आज की चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, नए चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील की हमारे इस जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए कि चर्चा आपको कैसी लगी। अपना प्यार हमारे चैनल के प्रति बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।